हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स, जहां पर आपको मिलेंगी क्लास 11th एंड क्लास 12 के कॉमर्स की सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल वीडियोस। आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं हमारी क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2, जो कि है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, देखो एक चीज हमें पता है कि बिजनेस क्या होता है, वो हमने पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 1 में किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। अब हमें ये समझ आया था उस चैप्टर में कि बिजनेस क्या है। इस चैप्टर में हम बोलेंगे कि अगर हमें बिजनेस शुरू करना है तो हम किस किस तरीके से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बेसिकली ओनरशिप की अलग अलग फॉर्म्स इसमें हमें बताई गई हैं कि अगर हमें एक बिजनेस शुरू करना है उसकी ओनरशिप की क्या क्या फॉर्म्स हो सकती हैं। तो इन सारी फॉर्म्स को हम बहुत डिटेल में चैप्टर में पढ़ते हैं। थोड़ा लेंदी चैप्टर है बट काफी आसान चैप्टर है। तो देखो हमारे पास क्या क्या फॉर्म्स होती है ओनरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है कि आप अकेले एक इंडिविजुअल पर्सन अपना एक छोटा सा बिजनेस खोल सकता है। जैसे हमारे घर के आसपास किराना स्टोर है, हमारे घर के आसपास जितनी भी छोटी छोटी दुकानें हैं वो ज्यादातर सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में होती है। जॉइंट हिंदू फैमिली, अगर हम एक फैमिली बिजनेस खोलना है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हम खोल सकते हैं। पार्टनरशिप, अगर हमें थोड़ा बड़ा बिजनेस खोलना है तो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं। अगर और भी बड़ा बिजनेस खोलना है तो एक कंपनी खोल सकते हो। एंड अगर कॉमन वेलफेयर के लिए काम करना है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए बिजनेस खोलना है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आप खोल सकते हो। तो इन सभी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि हम किस किस तरीके से एक बिजनेस की ओनरशिप ले सकते हैं, किस किस तरीके से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसी से हम आज की वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। सोल नाम से समझ आता है, सोल का क्या मतलब होता है? सिंगल, इंडिविजुअल, एक पर्सन। सोल मतलब सिंगल, एक इंडिविजुअल पर्सन। प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है बेसिकली ओनरशिप। प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? बेसिकली की ओनरशिप। सो हमें इस पर्टिकुलर चीज से क्या समझ आता है? सोल प्रोप्राइटर, सिंगल ओनर, एक अकेला बंदा, एक अकेला ओनर अगर बिजनेस शुरू करे, कैसा बिजनेस में शुरू करेगा? सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का बिजनेस शुरू करेगा। सबसे आसान, सबसे सिंपलेस्ट जो है फॉर्म ऑफ बिजनेस वो यही है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो देखते हैं क्या है। It refers to a form of business organization which is owned, जिसका ओनर, मैनेजर और कंट्रोल करने वाला सिर्फ एक ही इंडिविजुअल पर्सन है और वही अकेला पर्सन सारे प्रॉफिट्स एंड सारे लॉसेस का, सारे रिस्क का रेसिपिएंट होता है। तो एक अकेला पर्सन है जिसने बिजनेस शुरू किया, वही बिजनेस को ओन करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। और बिजनेस में जितने भी प्रॉफिट होते हैं सारे उस अकेले बंदे के होते हैं, या फिर बिजनेस में अगर कोई लॉस हो, कोई रिस्क हो तो वो भी वही अकेला पर्सन सब कुछ हैंडल करता है। तो ये यूजुअली हमें स्मॉल बिजनेस में देखने को मिलता है, क्योंकि बड़े बिजनेस एक अकेले पर्सन से नहीं चल सकते। तो जैसे मैंने बोला, हमारे घर के आसपास किराना स्टोर है, जितने भी रिटेल शॉप है हमारे घर के आसपास, वो सारे सोल प्रोप्राइटरशिप में ही चलते हैं। उसके अलावा अगर आपको अपना कोई पर्सनलाइज स्किल दिखाना है, जैसे कि ब्यूटी पार्लर्स है, हेयर सैलून्स है, रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज है, इन सभी में भी हमें यूजुअली जो है सोल प्रोप्राइटरशिप देखने को मिलती है, जहां पे आप अपने पर्सनल स्किल की हेल्प से लोगों को सर्विसेज दे सकते हो। तो छोटा बिजनेस शुरू करना है सिंपली, बहुत कम पैसे से, बहुत कम टाइम में और बहुत ही कम लीगल ऑब्लिगेशंस के साथ अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सो देखते हैं इसके फीचर्स क्या है। पहली चीज आती है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इसको खोलना और बंद करना सबसे आसान है। देखो, हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटीज। आपको एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस खोलने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज कुछ नहीं करना, कहीं अपने आप को रजिस्टर करवाने की जरूरत कुछ भी नहीं है, ना सरकार से कोई परमिशन लेनी है, नथिंग। देयर इज हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस, दो इन सम केसेस वन में रिक्वायर अ लाइसेंस। कुछ केसेस में हो सकता है कि आपको लाइसेंस चाहिए हो, जैसे अगर आप खाने से रिलेटेड बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको फूड सेफ्टी लाइसेंस कुछ एक चाहिए हो, बट अदर देन दैट ज्यादातर आपको कोई लाइसेंस इसमें नहीं चाहिए होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि ओनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ डेट्स in case the assets of the business are not sufficient to meet the debts। क्या बोला गया है कि आपने एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस शुरू किया, आपने उस बिजनेस में ले लिया कोई डेट, आपने एक बिजनेस शुरू किया सोल प्रोप्राइटरशिप का और उस बिजनेस में आपने ले लिया कुछ डेट, कोई लोन ले लिया, कल को आपको बिजनेस में हो गया जी नुकसान और आप ये डेट को जो है चुका नहीं पा रही हो, ऐसे केस में सबसे पहले हम आपके बिजनेस के जितने भी एसेट्स है वो बेचेंगे ताकि हम इस डेट को, इस लोन को चुका सके। लेकिन
मान लो आपके बिजनेस के एसेट बेचने के बावजूद भी आप इस डेट को नहीं चुका पा रहे हो, इतना बड़ा लोन है, उस केस में जो सोल प्रोप्राइटर है, जो ओनर है, उसकी जो पर्सनल एसेट्स है, उसके घर से एसेट्स लाकर भी बेचे जाएंगे इस लोन को चुकाने के लिए। इसी चीज को बोला गया है अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी कि अगर बिजनेस ने कोई डेट लिया है जिसको बिजनेस रीपे नहीं कर पा रहा, तो नंबर 1, बिजनेस के एसेट्स को सेल ऑफ किया जाएगा, बिजनेस के एसेट्स को सेल ऑफ किया जाएगा ताकि हम इस डेट को रीपे कर सके। लेकिन अगर बिजनेस के एसेट्स को सेल ऑफ करके ये डेट रीपे नहीं हो पा रहा, तो जो ओनर है, ओनर के पर्सनल एसेट्स, उसके घर की गाड़ी, उसके घर का एसी, उसके घर का कोई भी पर्सनल एसेट पुलिस ले जाएगी, कोर्ट ले सकती है, एंड उसको जो है सेल ऑफ करके, उसके घर के किसी भी पर्सनल एसेट को सेल ऑफ करके हम बिजनेस का डेट चुकाएंगे। इसी को बोला गया है अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो कि एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप की, कि अगर आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस शुरू करते हो तो ना सिर्फ आपका बिजनेस का एसेट लायबल होगा डेट्स के लिए, बल्कि आपके घर के पर्सनल एसेट्स, आपका पर्सनल घर, गाड़ी, एसी, घर के सारे एसेट्स लायबल हो जाएंगे कल को बिजनेस के डेट्स को रीपे करने के लिए। तो सोल प्रोप्राइटर के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अनलिमिटेड लायबिलिटी की, ठीक है जी। एंड सच the owner's personal possessions such as his or her personal car and other assets could be sold for repaying the debt। तो ओनर की पर्सनल कार, उसका पर्सनल घर, वो सब भी बिक सकता है बिजनेस का लोन, बिजनेस का डेट चुकाने के लिए। अगली चीज आती है सोल रिस्क बियरर। वो अकेला अब सारे रिस्क उठाएगा, लेकिन उस अकेला ही सारे के सारे प्रॉफिट्स का भी मजा लेगा। एंड कंट्रोल भी वो अकेला कर रहा है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो अकेला पूरा फुल 100% कंट्रोल बिजनेस का कर रहा है। अगली चीज हमारे पास आती है और फीचर्स उसके, तो वो है हमारी नो सेपरेट एंटिटी। देखो सेपरेट एंटिटी का क्या मतलब होता है कि इन द आईज ऑफ लॉ, सेपरेट एंटिटी मतलब कि इन द आईज ऑफ लॉ क्या बिजनेस और ओनर दो अलग अलग लोग हैं। एक तरफ है हमारे पास बिजनेस और दूसरी तरफ है हमारे पास ओनर। तो क्या बिजनेस और ओनर दो अलग अलग लोग हैं या नहीं? अगर इन द आईज ऑफ लॉ बिजनेस और ओनर सेपरेट है, अलग है, तो हम बोलेंगे कि सेपरेट लीगल एंटिटी है। लेकिन अगर इन द आईज ऑफ लॉ बिजनेस और ओनर को एक ही एंटिटी माना जाए, तो हम बोलेंगे कि देयर इज नो सेपरेट एंटिटी, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में लॉ जो है वो बिजनेस को और ओनर को अलग नहीं मानता। लॉ क्या बोलते हैं? बिजनेस इज इक्वल टू ओनर, ओनर इज इक्वल टू बिजनेस। ये दोनों सेम इंसान हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। अभी हम समझ क्यों रहे, ये पढ़ क्यों रहे? क्योंकि अगर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, तो अगर इस बिजनेस ने कोई फ्रॉड किया तो क्या माना जाएगा? बिजनेस इज इक्वल टू ओनर, यानी कि वो फ्रॉड किसने किया? इस ओनर ने फ्रॉड किया। अगर इस बिजनेस के ऊपर किसी ने कोई केस कर दिया तो बिजनेस इज इक्वल टू ओनर, तो वो केस किसके ऊपर होगा? इस ओनर के ऊपर वो केस होगा। तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में सेपरेट एंटिटी नहीं होती, यानी बिजनेस और ओनर इन द आईज ऑफ लॉ सेम एंटिटी माने जाते हैं। यानी कि अगर कोई केस बिजनेस के ऊपर हुआ, वो केस ओनर के ऊपर हो रहा है, तो ओनर इज डायरेक्टली लायबल फॉर एवरीथिंग दैट दिस बिजनेस इज डूइंग, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि बिजनेस और ओनर अलग है ही नहीं। There is literally no separate entity in this case, ठीक है? So in the eyes of law, no distinction is made, कोई फर्क नहीं है between the sole trader and his business। तो ओनर और बिजनेस के बीच में कोई डिस्टिंक्शन, कोई फर्क नहीं है। As business does not have an identity separate from the owner, तो बिजनेस की कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है from its owner। So the owner is therefore held responsible for all the activities of the business। तो बिजनेस कुछ भी करेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराया जाएगा? ओनर को ठहराया जाएगा। तो बिजनेस ने फ्रॉड नहीं किया, किसने फ्रॉड किया? इस बंदे ने, इस ओनर ने फ्रॉड किया, ऐसा हम बोलेंगे। अगली चीज आती है लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, यानी कि अगर, अब देखो हमने क्या बोला, बिजनेस इज इक्वल टू ओनर, ओनर इज इक्वल टू बिजनेस। तो अगर ये जो ओनर है, ये ओनर कभी जो है लीव पे, छुट्टी पे है, या फिर ये ओनर कभी जो है बीमार हो गए, या फिर ये ओनर जो है इसकी डेथ हो जाती है, या फिर ये ओनर जो है काम छोड़ के कुछ और करने लग जाता है, क्या उस केस में ये बिजनेस चलेगा? जी नहीं, उस केस में ये बिजनेस भी क्लोज हो जाएगा। जैसे ही ओनर बिजनेस को छोड़ के जाएगा, ओनर बीमार हो जाए, ओनर की डेथ हो जाए, ओनर छुट्टी पे हो, ओनर कहीं भी चला जाए, ओनर को कुछ हो जाए, तो बिजनेस साथ के साथ बंद हो जाएगा। इसी को हमने बोला है लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की। द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ओन्ड
एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन। तो क्या बोले, एक ही सिंगल पर्सन जो है वो इस बिजनेस को ओन कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। देयरफॉर डेथ, इंसेनिटी, इंसेनिटी मतलब कि वो पागल हो जाए, इम्प्रिजनमेंट यानी कि अगर उसको जेल हो जाए किसी भी वजह से या उसकी डेथ हो जाए, फिजिकल एलिमेंट अगर वो बीमार हो जाए, अगर वो बैंकरप्ट हो जाए कि यानी कि उसके पास पैसे खत्म हो जाए, उस केस में अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की डेथ, इंसेनिटी, इम्प्रिजनमेंट कुछ भी अगर सोल प्रोप्राइटर को होता है, उस केस में it will have a direct and detrimental effect on the business and may even cause closure of the business। तो अगर ओनर को कुछ भी होता है उसका क्या होगा, एक डायरेक्ट इंपैक्ट होगा बिजनेस के ऊपर एंड उसकी वजह से जो बिजनेस है वो बंद भी हो सकता है। सो अगर ओनर नहीं रहेगा तो बिजनेस भी कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, क्योंकि ओनर और बिजनेस की कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। ओनर और बिजनेस को कोई दो सेपरेट लोग नहीं माना जाता है, ये दोनों वन एंड द सेम माने जाते हैं इन द आइज ऑफ लॉ। अगली चीज पे चलते हैं जो कि है मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। पहला मेरिट है क्विक डिसीजन मेकिंग, जो हमें पता है। देखो इसमें कंट्रोल कौन कर रहा है, ओन कौन कर रहा है, मैनेज कौन कर रहा है, एक सिंगल पर्सन, एक अकेला बंदा ओन, कंट्रोल, मैनेज सब कुछ करे, तो उसको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, उसका जो दिल किया वो करेगा। सो डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी, आपको कोई मीटिंग में नहीं बैठना, किसी के साथ मीटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, जो आपको अच्छा लगे आप डिसाइड करो और काम करो। सो वेरी क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि देयर इज जस्ट वन सिंगल पर्सन जो कंट्रोल और मैनेज कर रहा है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या रहती है, सीक्रेट रहती है। क्यों सीक्रेट रहती है, फिर से क्योंकि एक सिंगल पर्सन है, आपके पास कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है जिसके साथ आपको इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, आप अकेले ही हो, आप किसी को मत बताओ। सो देयर इज टोटल सीक्रेसी, हमारे पास क्या है, टोटली हम हर चीज को सीक्रेट रख सकते हैं। अगली चीज आती है डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब कि अगेन क्योंकि एक सिंगल पर्सन है, अगर ये बहुत ज्यादा काम करेगा तो इसको बहुत सारा पैसा कमाने को मिलेगा, ये ज्यादा पैसा कमाएगा, डायरेक्टली सारा पैसा इसके पास आएगा। लेकिन अगर ये काम नहीं करेगा तो पैसे का लॉस भी इसी का होगा। लेकिन बड़े बिजनेस में ऐसा नहीं होता, जहां पे हंड्रेड्स ऑफ लोग हैं काम कर रहे हैं, तो कोई अगर एक अकेला काम करेगा तो वो पैसा सबके बीच में बटेगा, उस अकेले को ज्यादा काम पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इंसेंटिव है, जैसे हमने बोला था ना, सोल रिस्क बियरर एंड सोल प्रॉफिट रेसिपिएंट। इसको अकेले को सारा क्योंकि पैसा मिलता है, इस वजह से जितना भी ज्यादा ये काम करेगा, ज्यादा काम की वजह से जितना भी ज्यादा पैसा आएगा, सारा इसी अकेले बंदे के पास आएगा। तो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आती है कि हाँ हमें खुशी मिलती है। अब देखो बड़े बिजनेस में क्या होता है कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वहां पे काम कर रहे हैं, तो अगर इनकी बिजनेस ने अच्छा किया तो क्या बोला जाएगा कि भैया टीम वर्क था, पूरी टीम ने मिलकर अच्छा किया। चाहे इन तीनों ने कुछ करा ही ना हो और काम सिर्फ इसने करा हो, पर बोला क्या जाएगा, टीम वर्क है जी, सबने मिलकर अच्छा काम किया। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ऐसा नहीं है, और कोई है ही नहीं, देयर इज नो टीम, देयर इज ओनली वन सिंगल पर्सन। तो अगर वही अकेला बंदा काम करेगा तो वो बाद में खुश होगा कि हाँ भाई मैंने काम किया और मेरा बिजनेस अच्छा चला, तो ही विल बी हैप्पी, ही विल गेट अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट इन दिस केस। अगली चीज आती है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, कि बहुत आसानी से तुम इसको स्टार्ट कर सकते हो, बंद कर सकते हो। जैसे हमने पढ़ा था देयर इज नो लीगल फॉर्मेलिटीज, इस केस में हमारे पास कुछ भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं। तो इट इज एज सिंपल एज कि आपने एक दुकान रेंट पे ली, उसका शटर खोला तो दुकान खुल गई, बिजनेस ऑन हो गया, बिजनेस चल रहा है। वहीं पे अगर आपने दुकान का शटर बंद कर दिया, दुकान बंद कर दी, तो दुकान क्लोज हो गई, वो बिजनेस बंद हो गया, दैट्स इट। आपको और कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है। तो ये हो गए इसके मेरिट्स की, बहुत आसानी से खुल जाता है और बहुत जल्दी आप डिसीजन ले सकते हो। आप अकेले ही सारा प्रॉफिट एंजॉय करते हो और आप अकेले ही कंट्रोल करते हो, सब डिसीजन लेते हो। पर इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। पहला लिमिटेशन है कि देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि क्योंकि वो अकेला बंदा है तो पैसा कौन कौन इन्वेस्ट करेगा, कौन उसमें मनी इन्वेस्ट करेगा, सिंगल पर्सन। तो जिसकी वजह से बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग बड़ा बिजनेस खोलते हैं, पार्टनरशिप वगैरह में जाते हैं। क्योंकि देखो जब बहुत सारे लोग हैं, फिर से अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं या कुछ भी और कर रहे हैं, तो ये लोग सब लोग मिलके मनी इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक अकेला बंदा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जी नहीं, ज्यादा सारे लोग मिलके इन्वेस्ट करेंगे। पर सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जो पैसा लगाएगा, एक अकेला सिंगल बंदा ही अपने घर से पैसा लेके आएगा। तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। अगली चीज मेरे पास आती है लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस कंसर्न। तो हमने बोला था, जैसे पीछे पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूटी
इस केस में नहीं है। जैसे ही ओनर की डेथ हो जाती है, ओनर बैंकरप्ट हो जाता है, ओनर को जेल हो जाए, ओनर की इंसैनिटी की पोजीशन आ जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए ओनर के साथ, तो कॉन्टिन्यूटी बिजनेस की नहीं रहेगी। जब वही चीज हमने यहाँ पे बोली है दैट देयर इज सम लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस कंसर्न। अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी हमने पढ़ लिया कि अगर बिजनेस को कोई डेट बिजनेस ने लिया है और अगर बिजनेस को लॉस हो जाता है, उस केस में सबसे पहले बिजनेस के जो एसेट है, सबसे पहले जो मेरे बिजनेस के एसेट है, हम उसको सेल ऑफ करेंगे। लेकिन अगर वो सफिशिएंट नहीं है, उस केस में जो ओनर है उसके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो भी सेल ऑफ हो जाएंगे, पर्सनल एसेट्स को भी सेल ऑफ कर दिया जाएगा इस डेट को चुकाने के लिए। तो ओनर का घर, उसकी गाड़ी, उसका एसी, ऐसे केस में ओनर का कुछ भी सेफ नहीं है। जैसे ही बिजनेस में कोई दिक्कत हुई, ओनर के घर तक बात पहुंच जाएगी, ओनर का कुछ भी सेफ नहीं है। अनलिमिटेड लायबिलिटी है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है। आखिरी चीज आती है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। देखो क्या बोला गया है कि एक अकेला बंदा ना हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टीचर हूं तो मैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, आईपी, मैं सब कुछ नहीं पढ़ा सकती। मैं 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ा लूंगी, मैं हर चीज नहीं पढ़ा सकती। पहली चीज तो क्यों? क्योंकि मुझे हर चीज आती नहीं होगी, मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूं कि मैं 10-10, 15-15 सब्जेक्ट पढ़ा सकूं। और दूसरी चीज, अगर मैं पढ़ा भी दूं तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं 1-2 सब्जेक्ट से ज्यादा किसी और सब्जेक्ट की वीडियो बना सकूं। एवरीवन हैज लिमिटेड कैपेसिटी, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि बिजनेस में बहुत कुछ करना है, प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, स्टाफिंग करनी है। एक अकेला बंदा सब चीज नहीं कर सकता, एक अकेला बंदा हर चीज मैनेज नहीं कर सकता। कोई भी इतना एक्सपर्ट नहीं होता, कोई इतना शेक्सपियर नहीं होता कि वो सब कुछ कर डाले। नोबडी इज लाइक दिस। सो जिसकी वजह से जो बिजनेस है ऐसे केस में वो बहुत अच्छा नहीं चल पाता, वो बहुत बड़ा नहीं बन पाता, क्योंकि एक अकेला बंदा लिमिटेड ही टाइम होता है, लिमिटेड ही स्किल्स होते हैं, लिमिटेड ही काम कर पाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसमें? लिमिटेशन क्या है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ओनर का पर्सनल एसेट यूज हो सकता है, सेल ऑफ हो सकता है, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, एंड लिमिटेड लाइफ है एक बिजनेस कंसर्न की। आई होप पूरा कॉन्सेप्ट आपको सोल प्रोप्राइटरशिप का क्लियर होगा। अगर ये क्लियर है तो आगे हम चलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप हमने पढ़ा कि उसमें एक अकेला पर्सन जो है वो बिजनेस कर रहा है, अपने पैसा लगा के अपना अकेले लिमिटेडली बिजनेस वो कर रहा है। लेकिन अगर आप एक फैमिली बिजनेस शुरू करना चाहो, अगर आप एक अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली का हिस्सा हो, तो आप क्या है अपना फैमिली बिजनेस शुरू कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सो एक अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली बिजनेस करती है। देखो ये सब सिर्फ और सिर्फ भारत में ही ये बिजनेस फॉर्म मिलती है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा हिंदू लोग रहते हैं और ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है हमारे भारत देश में। तो भारत देश में सबसे ओल्डेस्ट बिजनेस फॉर्म क्या है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, और सिर्फ ये इंडिया में मिलती है। इसमें क्या होता है, एक अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली के लोग मिलके बिजनेस करते हैं अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को एज अ कैपिटल यूज करके। सो देखो क्या लिखा गया है, इट रेफर्स टू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन wherein the business is owned and carried on by the members of Hindu अनडिवाइडेड फैमिली HUF। इसमें क्या बोला गया है, कौन चला रहा है बिजनेस को? एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लोग मिलकर इस बिजनेस को शुरू करते हैं, इस बिजनेस को ओन करते हैं, ठीक है। इट इज गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली इसको जो है गवर्न किया जाता है। बेसिस ऑफ मेंबरशिप क्या है, आप इस बिजनेस के मेंबर कैसे बन सकते हो? सिंपली उस फैमिली में पैदा होके। तो क्या है बेसिस ऑफ मेंबरशिप? इज द बर्थ। जैसे ही आप उस पर्टिकुलर फैमिली में पैदा होंगे, डजंट मैटर द चाइल्ड इज अ बॉय और अ गर्ल, डॉटर है, सन है, कोई भी है, जैसे ही आप उस फैमिली में पैदा होंगे आप उस फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाओगे। एंड जो मैरिड डॉटर्स हैं वो भी इस फैमिली बिजनेस का पार्ट रहती हैं, ठीक है। सो इन अ पर्टिकुलर फैमिली आप जैसे ही पैदा होते हो एंड 3 सक्सेसिव जनरेशंस कैन बी मेंबर्स इन द बिजनेस। सो 3 सक्सेसिव जनरेशन यानी कि दादा, पापा, पोता, तीनों सक्सेसिव जनरेशंस एक बार में इस बिजनेस के मेंबर हो सकती हैं। और मेंबर कैसे बनोगे? बाय बर्थ। जैसे ही आपने उस फैमिली में आप पैदा हुए, जैसे ही पैदा होगे बाय बर्थ आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। अब इसमें 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, याद करने वाले हैं, एक है को-पार्सनर्स और एक है कर्ता। तो देखो हमें पता है, आप बचपन में भी फैमिली ट्री बनाते थे कि एक सबसे ऊपर होता था सबसे एल्डेस्ट मेंबर, जो कि ज्यादातर दादाजी या दादी जी होते थे। इनके नीचे फिर और लोग आते थे, है ना, मम्मी पापा आते थे, फिर उसके नीचे और छोटे बच्चे आते थे, है ना। हम इस तरीके से बचपन में भी फैमिली ट्री बनाते थे। तो देखो जो सबसे
एल्डेस्ट मेंबर होता है हमारे फैमिली ट्री का, ठीक है, जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है हमारे फैमिली ट्री का, उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्ता। उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्ता। कर्ता क्या होता है, हमारे फैमिली बिजनेस का हेड होता है, जो पूरे के पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहा है। पूरे के पूरे बिजनेस में फाइनल से किसका है, फाइनल डिसीजन मेकिंग किसकी है, कर्ता की है। कर्ता ही फाइनली बिजनेस में हर चीज को हेड करता है। अनदर थिंग, क्योंकि भैया जी अब तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, अब तुम्हें कर्ता बनाया गया है, अब तुम्हें हेड बना दिया गया है बिजनेस का, तो तुम्हें थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी हर चीज की। तो इसकी जो हमारा कर्ता होता है, इसकी क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी एक बिजनेस में होती है। इसकी क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी इस बिजनेस में होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब फिर से कि अगर बिजनेस ने कोई डेट लिया और डेट लेने के बाद बिजनेस को लॉस हो गया, तो सबसे पहले बिजनेस के जो एसेट हैं वो बेचे जाएंगे। जैसे ही वो बेचे गए और फिर भी अगर ये डेट का पैसा रिकवर नहीं हो पाया, तो उस केस में ओनर के पर्सनल एसेट्स बेचे जाएंगे। लेकिन इस केस में फैमिली मेंबर्स के पर्सनल एसेट्स को हाथ नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो कर्ता है, कर्ता के पर्सनल एसेट्स बेचे जाएंगे। यानी कि इस कर्ता के नाम पे जो भी हाउस होगा, इस कर्ता के नाम पे जो भी कार होगी, जो भी चीजें, जो भी एसेट इस कर्ता के नाम पे होंगे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एसेट्स को बेचा जा सकता है। तो उस केस में क्या होगा, अगर डेट हुआ, अगर आपने डेट ले रखा है, लोन ले रखा है और आपको बिजनेस में लॉस हो गया, तो आप लोन नहीं चुका पा रहे, तो सबसे पहले आपके बिजनेस के एसेट को बेचा जाएगा। अगर बिजनेस के एसेट सारे बेच दिए और फिर भी आप लोन नहीं चुका पा रहे, तो क्या होगा, जो कर्ता है, कर्ता के जो हमारा कर्ता है, उसके जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको सेल ऑफ करा जाएगा और बिजनेस का जो डेट है वो चुकाया जाएगा। आई होप ये चीज यहां तक सारी क्लियर होगी। तो कर्ता क्या है, हेड ऑफ द फैमिली बिजनेस, एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होता है, अनलिमिटेड इसकी लायबिलिटी होती है। उसके अलावा बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, को पार्टनर्स। को पार्टनर्स। और इन सब की क्या होती है, बिजनेस में इक्वल ओनरशिप राइट्स होते हैं ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर। इन सबके ओवर द प्रॉपर्टी इक्वल ओनरशिप राइट्स होते हैं। ये सारे बिजनेस के मेंबर होते हैं, जैसे ही बाय बर्थ ये लोग मेंबर बन जाते हैं। एंड इन सबको क्या नाम दिया जाता है, को पार्टनर्स इन सबको नाम देते हैं। सबसे जरूरी बात, जितने भी को पार्टनर्स हैं इन सबकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड। इनके पर्सनल एसेट्स को हाथ नहीं लगाया जाएगा। अगर बिजनेस को हुआ लॉस और बिजनेस नहीं दे पा रहा अपना डेट, तो सिर्फ और सिर्फ कर्ता के पर्सनल एसेट को हाथ लगाया जाएगा। को पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को कोई हाथ नहीं लगाएगा। को पार्टनर्स का घर, उनकी गाड़ी, उनका कोई भी एसेट है वो टोटली सेफ है। अगर आप बिजनेस का लॉस नहीं चुका पा रहे, आपके बिजनेस को हम बैंकरप्ट घोषित कर देंगे, आपके बिजनेस को हम दिवालिया घोषित कर देंगे, लेकिन को पार्टनर्स चाहे जितने भी अमीर हो, इनके पास जितने बड़े घर हो, गाड़ी हो, इनके एसेट्स को कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि इनकी क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी है। तो लिमिटेड लायबिलिटी में मतलब को पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स आर टोटली सेफ, उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा बिजनेस के डेट को चुकाने के लिए। चलो जी, तो फीचर्स देखते हैं। इसके फीचर्स क्या है, फॉर्मेशन कैसे होती है। मिनिमम आपको इसमें 2 मेंबर्स चाहिए इन द फैमिली, एंड एंसेस्ट्रल आपको प्रॉपर्टी चाहिए टू बी इनहेरिटेड बाय देम। तो मिनिमम 2 लोग चाहिए इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, और उनके पास कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसको एज कैपिटल मान के आप बिजनेस को शुरू करते हो। द बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप इज बाय बर्थ। कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही कोई उस फैमिली में पैदा होगा, बाय बर्थ फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाएगा। देन this particular thing is governed by the Hindu Succession Act 1956। तो देखो, ये आपको याद करना पड़ेगा कि ये बिजनेस फॉर्म किस एक्ट के अंडर रजिस्टर करवाया जाता है, किसके अंडर ये बिजनेस को हमें अपने रजिस्टर करवाना है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है। लाइबिलिटी, तो ऑल द मेंबर्स एक्सेप्ट द कर्ता हैज लिमिटेड लाइबिलिटी। The कर्ता however has unlimited liability। I hope ये चीज हमें पिछली स्लाइड में क्लियर हो गई है। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या है। मेंबर्स के पर्सनल एसेट को कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई यूज नहीं कर सकता डेट चुकाने के लिए, क्योंकि मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी है। कर्ता के पर्सनल एसेट्स को हम यूज करेंगे लाइबिलिटी को फुलफिल करने के लिए, डेट को चुकाने के लिए, क्योंकि कर्ता की क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। कंट्रोल
द कंट्रोल ओवर द फैमिली बिजनेस लाइज विद द कर्ता। द फाइनल कंट्रोल, देखो बिजनेस में काम सब लोग करेंगे बट एक फाइनल डिसीजन मेकिंग होना चाहिए ना, एक हेड होना चाहिए ना जो सबको समझाएगा, किसी की लड़ाई हो जाए तो लड़ाई सॉल्व करवाएगा, फाइनल डिसीजंस लेगा, कंट्रोल करेगा। वो कौन करता है? कर्ता। क्योंकि कर्ता क्या है? बिजनेस का हेड है, एल्डेस्ट है, तो उसकी सब लोग बात सुनते हैं। कॉन्टिन्यूटी, अब देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने बोला था बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो सकता। अगर ओनर चला गया, ओनर मर गया, ओनर बैंकरप्ट हो गया, ओनर को जेल हो गई, बिजनेस बंद हो जाएगा। इस केस में ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा कौन था? एल्डेस्ट हमारा था कर्ता, जो कि हेड था, जो कंट्रोल करता था। अगर कर्ता की डेथ हो जाए, कर्ता को जेल हो जाए, कर्ता को अगर कुछ हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा? कर्ता की चाहे डेथ भी हो जाए, द बिजनेस कॉन्टिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक सबसे एल्डेस्ट मेंबर की डेथ हो गई, जो ऑलरेडी एक कर्ता था, अगर उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद जो भी सबसे सेकंड एल्डेस्ट मेंबर होगा वो कर्ता बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे लेट्स से सबसे एल्डेस्ट मेंबर थे दादाजी, बिजनेस में सबसे एल्डेस्ट मेंबर थे हमारे ग्रैंडफादर। तो अगर हमारे ग्रैंडफादर जी जो थे, अगर इनकी डेथ हो जाती है, जो कि करता थे, तो उनके बाद जो भी सेकंड एल्डेस्ट होगा, जैसे कि लेट्स से इस केस में है हमारे पास हमारी ग्रैंड मदर, तो हमारी जो ग्रैंड मदर है फिर वो कर्ता बन जाएंगी। सो हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि इट्स अ मेल और अ फीमेल, कोई भी हो सकता है, जेंडर इक्वालिटी है पूरी यहाँ पे। लेकिन जो भी सेकंड एल्डेस्ट है उसके बाद वो जो है कर्ता बन जाता है। द बिजनेस कैन बी टर्मिनेटेड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द मेंबर्स। अब क्या कहते हैं, बिजनेस जो है कर्ता के बाद वैसे तो कंटिन्यू होता है, जो भी अगला एल्डेस्ट मेंबर है वो कर्ता बन जाता है, लेकिन अगर सब लोग मिलके बिजनेस को खत्म करना चाहे और अपने अपने पर्सनल काम करना चाहे तो आप वो भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि जैसे कर्ता की डेथ हुई तो बिजनेस बंद, नहीं, अगला मेंबर कर्ता बन जाएगा। ठीक है। माइनर मेंबर, माइनर मतलब अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। अगर कोई 18 साल से छोटा है तो क्या वो इस बिजनेस का मेंबर बन सकता है? देखो कायदे से और किसी भी बिजनेस फॉर्मेट में माइनर जो है मेंबर नहीं बन सकता, पर इसमें बन सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बर्थ होगा, बाय बर्थ हर कोई बिजनेस का मेंबर है, तो इसमें तो आप 18 ईयर के अंडर वाला जो माइनर है वो भी मेंबर बन जाएगा। द इंक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल इनटू द बिजनेस अकर्स ड्यू टू बर्थ इन द फैमिली। ठीक है। हेंस माइनर्स कैन ऑल्सो बी द मेंबर्स ऑफ द बिजनेस। तो जैसे ही बाय बर्थ हर बच्चा जो है इसका मेंबर बन जाता है, तो वो 18 साल से कम भी होगा तो भी वो इसका मेंबर बन जाएगा। ठीक है। मेरिट्स देखते हैं, इसके मेरिट्स क्या है? इफेक्टिव कंट्रोल। तो हमारे पास एक कर्ता है और वो कर्ता जो है फाइनल डिसीजन लेता है, तो इसलिए अच्छा खासा कंट्रोल रहता है। बट अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं जो सारे मिलके मीटिंग करते हैं और सारे मिलके डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। सो दैट इज व्हाई इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा नहीं है कि एक अकेले बंदे के पास तो मैनेजमेंट स्किल्स नहीं, अकेला बंदा कर नहीं सकता, वो नहीं है। इसमें आप आसानी से जो है इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हो। कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, कॉन्टिन्यू होता है, क्यों होता है? बिकॉज जो भी सेकंड एल्डेस्ट होता है वो कर्ता बन जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ द फर्स्ट कर्ता। तो अगर एग्जिस्टिंग कर्ता की डेथ हो जाती है, सेकंड एल्डेस्ट मेंबर कर्ता बन जाता है और बिजनेस कंटिन्यू रहता है, बिजनेस बंद नहीं होता है। दूसरी चीज आती है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी है, यानी कि उनके पर्सनल एसेट्स टोटली सेफ है। उनके पर्सनल एसेट्स को कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई नहीं कुछ उनको कह सकता कि तुम अपना पर्सनल एसेट बेचो और बिजनेस का डेट चुकाओ, नहीं। तो एक बहुत बड़ी यहाँ पे एडवांटेज है कि सारे मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी है अदर देन कर्ता। ठीक है। इंक्रीज्ड लॉयलिटी एंड कोऑपरेशन, देखो क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे सारे के सारे क्या है, फैमिली मेंबर्स है। हमारे क्या है यहाँ, सारे के सारे फैमिली मेंबर्स है। तो फैमिली मेंबर्स में आपस में काफी ज्यादा ट्रस्ट होता है, काफी ज्यादा कोऑपरेशन होती है, काफी ज्यादा लॉयल होते हैं फैमिली मेंबर्स, उसकी वजह से बिजनेस अच्छे से चल पाता है। ठीक है। डीमेरिट्स देखते हैं क्या है। डीमेरिट्स है लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, एक फैमिली बिजनेस है, तो आपके पास फैमिली के पास जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, फैमिली के पास जो भी एंसेस्ट्रल वेल्थ है, वही बस आप यूज कर सकते हो। आप किसी से बाहर से तो पैसा नहीं ले सकते, अपने दोस्तों से या कहीं से। तो आपका तो फैमिली बिजनेस है, तो फैमिली के लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ही आप बिजनेस कर रहे हो, जिस वजह से ये बिजनेस में हमें बहुत बड़े देखने को नहीं मिलते। क्योंकि अगेन एक फैमिली के पास भी लिमिटेड ही वेल्थ होती है, हर कोई अंबानी फैमिली जैसा नहीं होता है ना। सो अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। अगली चीज ये भी है कि कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो कर्ता को तो अपने पर्सनल एसेट्स बेचने पड़ेंगे। अगर कभी क्या कहते हैं बिजनेस में लॉस हो जाए और डेट अपने को चुकाना पड़े, तो कर्ता के पर्सनल एसेट्स जो है वो सेफ नहीं है, कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, तो देखो जो कर्ता है
वो क्या है, हेड है बिजनेस का, ओनर है, वो कंट्रोल करता है पूरी तरीके से बिजनेस को, जिसकी वजह से जो बिजनेस में जो करता है वो कई बार डोमिनेशन करता है, डोमिनेंस करता है, जिसकी वजह से बाकी मेंबर्स में लड़ाई होने के चांसेस है कि हमारी तो कोई सुन नहीं रहा, करता तो अपनी चला रहा है, हमारी सुनता नहीं है, जिसकी वजह से बिजनेस में कई बार लड़ाई हो सकती है, क्योंकि करता जो है वो फाइनल डिसीजन मेकिंग उसकी होती है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, अगेन लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स है, क्यों? क्योंकि फिर से यहाँ पे कौन है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक ही फैमिली के मेंबर्स बिजनेस चलाएंगे तो अगेन लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स तो होंगे। आप बाहर से एक प्रोफेशनल मैनेजर जो है उसको हायर नहीं कर सकते हो, प्रोफेशनल लोगों से काम नहीं करा सकते, आपके तो फैमिली मेंबर्स है, वही बिजनेस के मेंबर्स है, और बाय बर्थ ही कोई इसमें जो है मेंबर बन सकता है, और कोई तरीका नहीं है मेंबर बनाने का इसमें। सो दैट इज व्हाई लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स एक बार फिर से हमें देखने को मिलते हैं। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली में कंपैरिजन करा जाए तो क्या होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदा था सिर्फ, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली में हमें मिनिमम 2 लोग चाहिए बिजनेस को शुरू करने के लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर था उसकी लिमिटेड लायबिलिटी थी, पर जॉइंट हिंदू फैमिली में कर्ता को छोड़ के सबकी लिमिटेड है, सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर की अनलिमिटेड थी, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत ही कम रिसोर्सेज, बहुत ही कम मैनेजरियल स्किल्स थे, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली में उससे ज्यादा मैनेजरियल स्किल्स होते हैं, उससे ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, ऑल्दो ये भी कम ही होते हैं। तो आई होप ये दोनों चीजें आपको क्लियर होंगी। आज की वीडियो में यहीं पे खत्म करते हैं विद सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली। बाकी की चीजें हम अगली वीडियो में कवर करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अच्छे से अपना पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।